एक वाक्य में अगर समीक्षा के तौर पे कहा जाए तो ये तीनों कानूनों का प्रभाव ये होने जा रहा है कि ये कृषि को नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए खोल देती है, भंडारण की टर्म्स में, व्यापार की टर्म्स में और कृषि की टर्म्स में। और सरकार ने भी ये छुपाया नहीं है। सरकार ने 106 पन्नों की किताब निकाली है जिसमें उन्होंने तर्क दिए हैं कि ये किसान किस लिए, ये कानून किस तरह से किसान के हक में है। अंग्रेजी में इस किताब का नाम है पीपल्स फर्स्ट, फार्मर्स फर्स्ट या ऐसा करके कुछ नाम है। उसमें पृष्ठ 6 पे सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है, इनकी जस्टिफिकेशन दे हुए, कि किन कारणों से इन कानूनों को लाने की पृष्ठभूमि क्या है। सरकार ने कहा है कि 1990 के दशक के बाद जो देश में आर्थिक नीतियां अपनाई गई, जो उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई, जो निजीकरण की नीतियां अपनाई गई, जो वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गई, कृषि अब तक उनसे वंचित रही है। तो कृषि बाजार को उन आर्थिक नीतियों के लिए खोलना जो 1990 के दशक के बाद बाकी और बहुत सारे अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स में हुआ है, वो सरकार ने कृषि क्षेत्र में अब करने का ये दाव उठाया है। और ये वास्तव में बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा दाव है, जैसा सरकार कहती है। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसका हमें विचार करना है, ये संदर्भ है। अब इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं उस 106 पन्नों की किताब से ही जो सरकार ने निकाली है, और उसके पेज 11 पे सरकार ने लिखा है कि पुराने कानूनों में व्यवसायी समूहों को एकाधिकार था जो कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखते थे। इसी प्रकार से पेज 12 पे कहा है, पुराने कानून में छोटे किसानों के पास बाजार में सौदेबाजी की ताकत नहीं थी। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मंडी में भी व्यापारी है, पर वो छोटा व्यापारी है। मंडी से बाहर जब खरीद होने लग जाएगी, जब रिलायंस फ्रेश और अडानी और फॉर्च्यून और आईटीसी और मतलब वॉलमार्ट वगैरह वगैरह, जब ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां देश भर में एपीएमसी मंडी के बाहर खरीदने लग जाएंगी, तो क्या छोटे किसान की उनसे मुकाबला करने की, उनसे सौदेबाजी करने की ताकत बढ़ जाएगी? सोचने की बात है। अगर पुराने कानून में बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे व्यापारी थे, उनका मुकाबला छोटा किसान नहीं कर पाता था, अब चंद विशालकाय व्यापारियों का मुकाबला वो छोटा किसान कैसे कर पाएगा? अगली बात जो चर्चा में बहुत पैमाने पर आई है, वो एपीएमसी मंडी की बात है। इसके बारे में भी सरकार ने इस दस्तावेज में भी कहा है और अलग अलग मंचों पे, संसद में भी कहा है, लेखों वगैरह में भी कहा है कि एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, एमएसपी की व्यवस्था बंद नहीं की जाएगी, ये जारी थी, ये जारी है, ये जारी रहेगी। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम ना हो कि एमएसपी जो है वो 23 फसलों के लिए घोषित किया जाता है, जिसमें कुछ दलहन है, कुछ अनाजें हैं, कुछ तिलहन है, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो 23 फसलों के लिए ये घोषित किया जाता है। लिया या आप जिक्र सुनते हैं जिसका बार बार जिक्र आता है, और जिसके चलते सबसे पहले ये आंदोलन, किसान आंदोलन पंजाब में हुआ, वो है गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद। तो सरकार का जो ये कहना है कि एपीएमसी थी, है और रहेगी, एमएसपी थी, है और रहेगी, इसका यही मतलब है कि पहले भी एमएसपी की 23 फसलों के लिए घोषणा होती थी, अब भी होती रहेगी। अब भी ना
23 फसलों की खरीद होती या सुनिश्चित होता कि एमएसपी मिले। ये एमएसपी है क्या? हम एमएसपी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो हमें संदर्भ नहीं लगता कि क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार का ही एक विभाग तय करता है, लागत को देख के और बहुत सारी चीजों को देख के, किसान की लागत को देख के, पैदावार को देख के, बाकी चीजों को देख के सरकार का ही एक विभाग तय करता है कि कम से कम किसान को कितना मिलना चाहिए। अधिकतम नहीं तय करता, अधिकतम लाभकारी मूल्य नहीं है, ये कम से कम लाभकारी मूल्य जो सरकार का ही एक विभाग तय करता है कि ये किसान को उसकी उत्पादन लागत, उसकी पैदावार और बाकी सब चीजों को ध्यान में रख के ये न्यूनतम लाभकारी मूल्य है, ये गुजारा लायक मूल्य है, उसे किसान को मिलना चाहिए। अब ये वास्तव में मिल नहीं रहा है और सरकार कह रही है कि जैसे मिलता था वैसे अब भी मिल रहा है और आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। मतलब जैसे पहले कुछ फसलों में कुछ किसानों को मिलता था, आगे भी वो कुछ फसलों में कुछ किसानों को मिलता रहेगा। ये एमएसपी एक सवाल और उठता है। बहुत सारे उद्योगपति या दूसरे काम धंधे में लगे हुए लोग उदाहरण देते हैं कि हमें तो कोई प्राइस गारंटी नहीं मिलती। कोई कार बनाता है, कोई स्कूटर बनाता है, कोई और उत्पादन बनाता है, उसे तो कोई प्राइस गारंटी नहीं मिलती, तो किसान प्राइस गारंटी की मांग क्यों कर रहे हैं, किसान एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि कृषि की जो प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से इसकी जो नेचर है, इसका जो काम है, उसकी जो प्रकृति है और उद्योगों की प्रति में 2 बुनियादी फर्क हैं, 2 या 3 बुनियादी फर्क। सबसे पहला फर्क यह है कि कृषि की पैदावार पर, उत्पादन पर मौसम का जितना प्रभाव पड़ता है उतना गैर कृषि उत्पादों पर नहीं पड़ता है। कभी तो बहुत ज्यादा पैदावार हो जाएगी, बहुत अच्छी पैदावार हो जाएगी, और कभी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो ये जो कृषि में उत्पादन है इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और ये मौसम की पे निर्भरता के चलते आते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में होता है। दूसरी तरफ से कृषि जो पैदा करती है, कृषि का जो उत्पाद है वो मुख्य तौर से भोजन है, और भोजन इंसान की बुनियादी जरूरत है। ये बुनियादी जरूरत होने के भी 2 प्रभाव पड़ते हैं। इसकी मांग में 2 किस्म की खासियत होती है। एक तो इसकी मांग लचीली नहीं होती। कीमत बढ़ने घटने का भोजन की मांग पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। महंगा हो जाएगा, गेहूं महंगा हो जाएगा, चावल महंगा हो जाएगा, तो आप गेहूं चावल खाना आमतौर पे कम नहीं करते हैं अगर आप खरीद सकते हैं। आप कटौती करते हैं तो कुछ और चीजों पे करते हैं, गेहूं बुनियादी भोजन पे आप कटौती नहीं करते। तो इसका क्या प्रभाव हुआ? उत्पादन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा कृषि उत्पादन में, परंतु कृषि की मांग में विशेष बदलाव नहीं होगा। महंगा होने पे भी ज्यादा कमी नहीं आएगी। इसका परिणाम ये होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के एंगल से सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ड्रॉ करके देखेंगे तो कृषि वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। और आप देखते भी हैं प्रचलित रूप से, कभी टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा होता है, कभी 1.5 रुपए किलो बिक रहा होता है। कभी आलू, प्याज, टमाटर और फसलें ईख तक भी इतना पिट जाती हैं कि उसे मंडी में लाना भी फायदे का सौदा नहीं रहता है, और किसान खड़ी फसल को खेत में ही जोत देता है, वापस मिट्टी में मिला देता है। और दूसरी तरफ से मतलब प्याज की कीमत बढ़ने पे सरकारें गिरने का भी हम सुनते रहते हैं। ये एक प्रभाव है। कृषि की मांग का एक और स्वरूप भी है, एक और विशेषता भी है। क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है तो इसकी मांग जो है आय के अनुपात में नहीं बढ़ती है। घर में 3 लोग कामकाजी हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, तो हो सकता है 3 कारें आ जाए, बल्कि 4 भी आ सकती हैं, बच्चों के लिए भी एक एक्स्ट्रा आ सकती है। परंतु 3 गुना आमदनी बढ़ने पे भोजन की मांग 3 गुना नहीं बढ़ती है।
आप बाहर जाके खाना शुरू कर सकते हैं, आप ढाबे की बजाय 5 स्टार होटल में खाना शुरू कर सकते हैं, वो बात अलग है। परंतु बुनियादी जो भोजन की खपत है वो इंसान की एक बुनियादी जरूरत है, उससे ज्यादा खाएगा तो बीमार होगा, मोटा होगा, वगैरह वगैरह। तो उसकी मांग अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है उस गति से नहीं बढ़ती है, पिछड़ जाती है। तो अगर हम प्योर बाजार के भरोसे पे छोड़ देंगे कृषि को, तो जिस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बाकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र यानी किसान उससे पिछड़ जाएगा। इन दो कारणों के चलते हुए कि कृषि की पैदावार में मौसम की मार के चलते बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, कृषि की मांग में कीमत बढ़ने पर या आय बढ़ने पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। इन दोनों का मिला जुला रिजल्ट ये होता है कि कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसलिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसानों को, खेती को पूरी तरीके से बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। सरकार का इसमें दखल रहता है ताकि कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि कीमतों में, वो भी भोजन की कीमतों में उतार चढ़ाव होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इन्फ्लेशन मतलब भोजन की इन्फ्लेशन जो है और सब चीजों की इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा देती है। भोजन महंगा हो जाएगा तो वेजेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ जाएंगी तो फिर सब जगह महंगाई बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इसलिए पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं है, सरकारें कृषि बाजार में किसी न किसी किस्म का रेगुलेशन करती हैं और कृषि को सब्सिडी देती हैं। सब्सिडी देने के तौर तरीके, उसकी डेफिनेशन वगैरह अलग हो सकती है, परंतु ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में कृषि क्षेत्र बाजार के भरोसे पूरी तरीके से कभी भी नहीं छोड़ा जाता।